अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। अब हम इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर करेंगे। अगर ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, एक्चुअली लंबा चैप्टर ही था, ठीक है, और कोई मसला नहीं है। अगर आपको समझ आ गई है, चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई हैं तो फिर परेशानी वाली बात नहीं है जी। स्टूडेंट्स, आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करें, ठीक है। अगर आपको भूल रही हैं तो कोई मसला नहीं है। टॉपर्स भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी चीज़ें एक दो बार याद करने से नहीं याद रहती हैं, ठीक है। तो आपने भी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना है, बार बार टेस्टिंग देनी है। जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें अपना और उसके बाद बार बार टेस्टिंग दें, जिससे आपकी चीज़ें पक्की हो जाएंगी, भूलेंगे नहीं। एंजाइना पेक्टोरिस कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। एंजाइना कहते हैं पेन को, ठीक है। पेक्टोरिस चेस्ट, ठीक है, चेस्ट पेन। एंजाइना पेन, पेक्टोरिस चेस्ट, ठीक है, चेस्ट पेन ये, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? इसको कॉमनली एंजाइना भी कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस पूरा लफ्ज़ नहीं है, एंजाइना का अटैक आया, इस तरह एंजाइना भी कह देते हैं इसको। होती क्या है? चेस्ट पेन है, जैसे मैंने आपको समझाया। लफ्ज़ का मतलब ये है चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन हुई है, ठीक है। चेस्ट पे पेन तो एमआई में भी हो रही थी, यहाँ पर भी चेस्ट में पेन हो रही है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में पेन या चेस्ट में अजीब सी डिस्कम्फर्ट है, बेचैनी है, मतलब सही चेस्ट में तकलीफ सी है, ठीक है। कोज्ड बाय, क्यों हुई, इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसकी वजह ये होती है, उसी तरीके से कोरोनरी आर्टरी में एक प्लेक बना हुआ है, लेकिन इस प्लेक की वजह बनने की वजह से क्या हुआ? ब्लड फ्लो टुवर्ड दैट एरिया, मतलब उस हार्ट के मसल सेल की तरफ ब्लड फ्लो कम जा रहा है, ठीक है। लेकिन इतना कम नहीं जा रहा कि हार्ट के मसल सेल की डेथ हो जाए। जिस तरह एमआई में तो ये था ना कि प्लेक रप्चर हो गया था, ब्लड क्लॉट बन गया था और वो एरिया बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया था, ब्लड नहीं जा रहा था हार्ट के मसल सेल की तरफ। लेकिन यहाँ पे हार्ट के मसल सेल की तरफ ब्लड तो जा रहा है, देखिए ब्लड तो जा रहा है, लेकिन इतना कम जा रहा है, इनफ अमाउंट में ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है। इनफ ब्लड सप्लाई जो है ना वो नहीं है, जितना ब्लड जाना चाहिए वो ब्लड नहीं जा, उतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा मसल सेल्स को, ठीक हो गया। जिसकी वजह से मसल सेल्स जो हैं वो सही तरीके से अपनी एटीपी नहीं बना पा रहे। ब्लड जा रहा है लेकिन उतना नहीं जा रहा, कम जा रहा है, ठीक हो गया। मसल सेल्स का गुजारा नहीं हो रहा, ये समझ लें आप। लेकिन इतना कम भी नहीं है कि हार्ट के मसल सेल की डेथ ही हो जाए, इतना कम भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये एमआई नहीं है, एमआई और है, ये और है, ठीक है। इसमें क्या है कि रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कम जा रहा है टू द हार्ट मसल, हार्ट के मसल सेल की तरफ। क्यों? ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ की वजह से, वही कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ हुई है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड है। अच्छा, एंजाइना क्या है? इट इज़ अ सिम्टम ऑफ CHT, कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज़ का ये एक सिम्टम है, एक अलामत है। एंजाइना क्या है? चेस्ट पेन। तो पेशेंट आके बताएगा डॉक्टर साहब मेरे चेस्ट में पेन हो रही है, तो एक सिम्टम ही हुआ ना। सिम्टम वो चीज़ होती है जो पेशेंट आके में बताता है। एंड ऑफन इंडिकेट, अगर इस तरह आके आपको पेशेंट बताए कि मेरे चेस्ट में पेन हो रही है, तो आपने यही समझना है कि कोई हार्ट, ऐसा हो सकता है कि इस पेशेंट की हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वही जो बात मैंने अभी आपको समझाई कि ब्लड सप्लाई तो हार्ट मसल की तरफ जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, लेकिन इनफ ऑक्सीजन नहीं जा रही, इनफ ब्लड सप्लाई नहीं है, इनफ ऑक्सीजन नहीं है, काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन नहीं जा रही जितनी उनको चाहिए थी। सही हो गया ये है। अच्छा, सिम्टम, इसमें पेशेंट क्या क्या प्रेजेंट करेगा, पेशेंट की क्या क्या अलामात आएंगी, वो क्या मुझे आके बताएगा? वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे चेस्ट में पेन हो रही है, सीने में दर्द है, सीने में डिस्कम्फर्ट है, अजीब से बेचैनी है, चेस्ट में प्रेशर भी पड़ रहा है। वही बात जो एमआई में थी, एमआई में भी यही था ना, चेस्ट में प्रेशर भी पड़ रहा है। लेकिन एमआई की पेन याद करें रेडिएट करके नेक में, जॉ में और आर्म्स में जाती थी, ये पेन रेडिएट नहीं करती, ठीक है। स्क्वीजिंग, इवन वो कहेगा मेरे सीने में ऐसे है जैसे कोई मेरा सीना से करके दुबार है, ऐसे करके जकड़ा हुआ है मेरा सीना, ऐसे पेशेंट आके आपको बताएगा। और हैवीनेस, इसके सीने में भी भारीपन महसूस होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसकी पेन भी रेडिएट करके जा सकती है शोल्डर्स में, नेक में, आर्म्स में। मैंने पहले आपको कहा नहीं रेडिएट करके जा सकती, लेकिन रेडिएट करके जा सकती है, ठीक है। शोल्डर्स में, नेक में और आर्म में ये पेन भी रेडिएट करके जा सकती है। लेकिन उसमें यह था कि पेशेंट को सांस लेने में मसला पेश आ रहा था, पसीने आ रहे थे, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट इस तरह करते हैं कि जो एंजाइना पेक्टोरिस की पेन होती है ना, ये जल्दी रिलीव हो जाती है। मतलब पेशेंट को हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे पेशेंट की पेन जल्दी उसको आराम आ जाता है। लेकिन ये पेन जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, आधे घंटे तक ये पेशेंट को दर्द होती रहती है। ये पेशेंट इस एंजाइना पेक्टोरिस में पेशेंट को कहते हैं रेस्ट करे थोड़ी देर के लिए। जब वो रेस्ट करता है ना तो उसको दर्द में आराम आ जाता है। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एंजाइना को एमआई से। एमआई में वो रेस्ट भी कर ले ना, तब भी उसको आराम नहीं आ रहा, उसको दर्द में आराम आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रेस्ट भी वो कर ले तो वो जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है वो ब्लड क्लॉट तो नहीं वहाँ से हट रहा ना। तो इस तरीके से अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है, इसके इलाज यही है कि पेशेंट को क्या अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, ठीक है। मेडिकेशन ऐसी उसको दवाइयाँ आपने दे देनी है,
प्रोसीजर उसके कर दें, लाइक उसकी, क्योंकि उसकी आर्टरी प्लेक्स बने हुए हैं ना, तो ये जगह नैरो हुई है, तो एंजियोप्लास्टी करके इस जगह को खोल दें या स्टेंट प्लेस कर दें या स्टेंट डाल दें। स्टेंट डाल देंगे तो तब भी जगह खुली हो जाएगी। मकसद ये है इस जगह को खुला करना ताकि ब्लड फ्लो टुवर्ड दैट एरिया बेहतर हो जाए। दवाइयाँ कौन कौन सी देते हैं? ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो पेशेंट, जिनको स्टेटिन्स कहते हैं ख़ास तौर पर, जो पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करें, ठीक, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होगा ना तो मज़ीद कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आके जमा नहीं होगा, मज़ीद प्लेक बढ़ा नहीं होगा, तो मज़ीद आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस में आपने उसको क्या क्या एडवाइस करना है, वही है उसको क्या अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करे। कैसे? एक तो अपना वेट सही रखे, वज़न ज़्यादा ना हो, फिर हेल्दी चीज़ें खाए, फिर एक्सरसाइज करे, इस तरीके सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं अगर आपने इसको ट्रीट ना किया एंजाइना पेक्टोरिस को? तो इससे एमआई हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन अगर आपने ट्रीट ना की तो ये बढ़ते बढ़ते हो सकता है एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक इतना बड़ा होता जाए और ये रप्चर हो जाए और यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, तो ये अगर अनट्रीटेड है तो इसने एमआई करवा देना है, और एमआई के बाद हार्ट फेलियर होने का चांस भी इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट फेल ही हो जाए, हार्ट काम करना ही छोड़ दे। सही हो गया। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं स्मोकिंग के रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़। मतलब अगर एक बंदा स्मोकिंग करता है तो हार्ट, खासतौर पर हार्ट को कैसे स्मोकिंग डैमेज करती है, हार्ट को कैसे नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो पीछे हमने चैप्टर नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में स्मोकिंग की बात की है कि स्मोकिंग ने किस किस चीज़ को कैसे इफेक्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स कैसे जाके इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर उसने हार्ट के ऊपर स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है उसको बताया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने अच्छे से करना, ये आ सकता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं, वो शॉर्ट भी दे सकते हैं। बल्कि पीछे इन्होंने लॉन्ग दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग देखें, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ पे स्मोकिंग के क्या ख़तरनाक असरात होते हैं। वो कहता है स्मोकिंग जो होता है ना, इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। की वजह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कैसे? नंबर 1, एक तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, एथरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वही बात जो मैंने आपको समझाई, याद है आपको? स्मोकिंग क्या करती थी, जाके ये मेरी आर्टरी है, इसके एंडोथीलियम को जाके डैमेज करती थी। स्मोकिंग के अंदर ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स है जिन्होंने जाके एंडोथीलियम को डैमेज कर देना। जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगी तो यहाँ पे सारा कोलेस्ट्रॉल आके लगना शुरू हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल लगना शुरू हो जाएगा तो प्लेक बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और इसी प्रोसेस को एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारा प्लेक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा प्लेक बनना शुरू हो जाएगा, एथरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्मोकिंग की वजह से एथरोस्क्लेरोसिस होने के जो रिस्क है, जो ख़तरा है, वो ज़्यादा है। स्मोकिंग ने वही बात, स्मोकिंग ने एथरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को तेज़ करना है, जल्दी से होगी। क्यों? कैसे? एंडोथीलियम ऑफ द आर्टरीज़ को डैमेज करके। वही बात जो मैंने आपको बताई, स्मोकिंग ने क्या करना है, आपके आर्टरीज़ की एंडोथीलियम को जाके डैमेज करना है। इसके अंदर ख़तरनाक टॉक्सिन केमिकल्स होते हैं। नंबर 2 पे वो कहता है कि स्मोकिंग ने क्या करना है, इंक्रीजेज़ द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देना है, ब्लड क्लॉट बनने के। क्यों? कैसे? स्मोकिंग ने क्या करना है, ब्लड क्लॉट के बनने के चांसेस को इंक्रीज़ कर देना है। कैसे? बाय प्रोमोटिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन। वही बात, अब क्या होगा, ये एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ये जो प्लेक यहाँ पे बना है, ये रप्चर होगा। जब ये रप्चर होता है ना, तो ये जो ब्लड है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड के अंदर जो सारी प्लेटलेट्स होती हैं ना, वो यहाँ पे आके इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। मान लो ये मैं ब्लैक वाली प्लेटलेट्स बना रही हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे जब सारी प्लेटलेट्स आके ऐसे जमा होना शुरू हो जाएंगी। प्लेटलेट्स आपको पता है ना क्या करती हैं प्लेटलेट्स, तो जब यहाँ पे आके सारा ब्लड क्लॉट बनाती हैं, प्लेटलेट्स वाले टॉपिक पे हमने पढ़ा था, तब ऐसे करके जब ये सारी आके यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। इसी को तो ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वही सॉरी मुझे ना, चूँकि ब्लड क्लॉट है तो मुझे रेड से बनाना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारा इस तरह का रेड ब्लड क्लॉट बन गया। तो इसने क्या करना है, स्मोकिंग ने वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करना है। वहाँ पे प्लेटलेट आके एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। नॉर्मली क्या होता है, आम हालात में ये जो आपके खूबसूरत से एंडोथीलियल सेल्स लगे हुए हैं, ये प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देते। एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करते हैं, वो केमिकल का क्या करता है, प्लेटलेट को आपस में इकट्ठा नहीं होने देता। कहता है प्लेटलेट नहीं इकट्ठा नहीं होना। अब जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगी ना, तो एंडोथीलियम वो केमिकल रिलीज़ नहीं कर पाएगी जिसने प्लेटलेट को मना करना था आपस में इकट्ठा होने से। ठीक है, अब जब वो केमिकल नहीं होगा तो प्लेटलेट सारी आराम से मज़े से यहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। जब सारी प्लेटलेट यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, और ये भी कब, जब एंडोथीलियम डैमेज हुई है, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, जो क्लोट होता है ना, फिर ये क्या करेगा, इसने कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देना है, और फिर एक बार आपको पता है ये क्लोट यहाँ पे सारा बन गया, ऐसे करके सारा ब्लड क्लोट ऐसे करके बन गया, तो कोरोनरी आर्टरी तो ब्लॉक हो गई ना। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो जो आपका जो हार्ट है, ये जो हार्ट के मसल सेल हैं, ठीक है, हार्ट के मसल सेल को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो उन बेचारों, वो जो मसल सेल हैं वो सारा तो डेड हो जाएगा। तो मान लो बेचारा मसल सेल डेड हो चुका है, इसकी आंखें बंद हो गई हैं, सही हो गया। तो इस तरह हार्ट मसल सेल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, MI हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो स्मोकिंग की वजह से देखें पेशेंट्स जो होते हैं कितना सफ़र कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जो आपके घर स्मोकिंग करता है आप उसको सारे नुकसान बताएं कि ऐसे ऐसे होता है, ताकि वो स्मोकिंग छोड़ें, क्योंकि ना इंसानी फितरत है, इंसान को नुकसान बताएं ना तो वो उन चीज़ों से फिर दूर रहता है, एज़ कम्पेयर टू हम ये बताएं कि स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग ना करें। उसको आप नुकसान बताएंगे ना, फिर उसको समझ आएगी, तो शायद वो स्मोकिंग को छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, तीसरा, स्मोकिंग की वजह से आपका BP पेशेंट का एलिवेट हो सकता है। ब्लड प्रेशर, खुद ही सोचें, जब ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाएगा तो भाई ब्लड प्रेशर भी, याद है आपको, जाके एंडोथेलियम को डैमेज करता था, तो फिर ये चीज़ मज़ीद होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो कहते हैं होता क्यों है हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि स्मोकिंग ने क्या करना है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देना है। अब ये देखें, ये मान लो एक ब्लड वेसल है, ठीक है, इतनी है, अब इसको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, नाम से पता लग रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो मतलब ब्लड वेसल की, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देना, नैरो करवा देना। अब जब ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी ना, सपोज कर लो ये ब्लड वेसल नैरो हो गई, ठीक। अब देखें, मुझे खुद ही बताएं आप, प्रेशर की क्या फॉर्मूला होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये दोनों, प्रेशर और एरिया, ठीक। एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ ज़्यादा होगी, दूसरी चीज़ कम होगी। अब देखें, एरिया यहाँ पे कम हो गया, इतना सा एरिया रह गया है, तो जब एरिया यहाँ पे कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। तो स्मोकिंग ने क्या करना है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है और BP इंक्रीज़ करवा देना है। चौथा, वो कहता है स्मोकिंग ने हार्ट रेट इंक्रीज़ करना, रिदम एबनॉर्मलिटीज़ करवानी है। क्या मतलब, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, एरिदमिया होना शुरू हो जाते हैं। एरिदमिया क्या है, इर्रेगुलर हार्ट बीट दैट कैन बी डेंजरस। हार्ट बीट इर्रेगुलर है, नॉर्मली लब डब लब डब लब डब ऐसे होती है ना, इसमें लब, इसमें क्या होता है, लब, फिर एक वक्फा आ गया, डब, लब, फिर वक्फा आ गया, डब, फिर वक्फा आ गया, लब, फिर वक्फा आ गया, डब। तो इस तरह नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा होता है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। तो ये तो ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए एरिदमिया क्या है, हार्ट बीट्स, इर्रेगुलर हार्ट बीट है, हार्ट बीट तो कर रहा है लेकिन इर्रेगुलर, रेगुलर बीट नहीं कर रहा जिस तरह रेगुलरली करना चाहिए, ठीक है। ये ख़तरनाक चीज़ है, इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, एरिदमिया की वजह से अचानक डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक हो गया। तो स्मोकिंग जो होती है अफेक्ट द हार्ट रिदम, ये हार्ट के रिदम को अफेक्ट करती है, वही हार्ट के रिदम को अफेक्ट करके एरिदमिया करवाती है। और एरिदमिया में क्या होता है कि पेशेंट की हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और अचानक डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और स्मोकिंग ने क्या करना है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है, बाई इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, इसने हार्ट रेट इंक्रीज़ करवा देना है। खुद ही सोचें, 1 मिनट में हार्ट रेट जो होता है ना, वो आम हालात में आपकी बुक में लिखा हुआ है 72, ऐसे ही था ना, ये देखिए हार्ट बीट वाला हमने पढ़ा था 70 लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। तो अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, अगर 1 मिनट में दिल 70 बार धड़क रहा है, तो अगर हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, मान लो दिल 120 बार धड़क रहा है, ठीक, तो 1 मिनट में 120 बार जब दिल धड़केगा तो हार्ट के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो एक चीज़ के ऊपर आप इतना, एक बंदे के ऊपर आप इतना प्रेशर डाल दो, वो कितनी देर तक उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा, उसकी एक टाइम आएगा उसकी बस हो जाएगी, तो एक टाइम आएगा हार्ट की भी बस हो जाएगी, हार्ट काम करना छोड़ देगा, तो हार्ट फेल हो जाएगा भाई, हार्ट ब्लड बॉडी में पंप नहीं करेगा, तो बंदे की डेथ हो सकती है, खुद ही सोचें आप, ठीक है। तो वो कहता है कि ये बात सारी, आगे भी 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि इसके अलावा आपको पता है स्मोकिंग के अंदर ख़तरनाक जो केमिकल होते हैं, उनमें एक ख़तरनाक केमिकल कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद है आपको, पीछे हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और आपको याद है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या करना था, ये आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन था, जो गाड़ियाँ थी जिन्होंने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करना था। अब जब हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन को ऑप्शन दिया जाए कि हीमोग्लोबिन तुम कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज़ करोगी या ऑक्सीजन को चूज़ करोगी, तो हीमोग्लोबिन ने फ़ौरन कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज़ करना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पसंद है, तो हीमोग्लोबिन क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसने फ़ौरन जाना है और जाके बाइंड कर जाना है हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन बेचारी देखती रह जाएगी, हाय अल्लाह मैं कहाँ बाइंड करूँ, मैं तो कोई जगह ही नहीं रह गई, ठीक हो गया। तो सारे इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड कर जाएगी तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी
हीमोग्लोबिन के साथ। तो टिश्यूज़ को तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे सेल्स को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, तो सेल्स बेचारा ऑक्सीजन के लिए तड़प जाएगा, उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। तो वही वो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या करना है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देना है। ऑक्सीजन देखो, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन नहीं कैरी कर रहे जब कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। ठीक हो गया। तो वही बात वो कह रहा है कि देखें कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या करना है, जो कि सिगरेट के धुएं से रिलीज़ हो रही है, वो आती है फ़ौरन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, और मोर इफेक्टिवली उसने ज़्यादा तेज़ी से बाइंड करना है ऑक्सीजन की निस्बत देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेचारी यहाँ पे खड़ी मुँह देखती रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड फ़ौरन जाके बड़ी तेज़ तरार है जाके फ़ौरन हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर जाएगी। सही हो गया। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की डिक्रीज़ हो जाएगी। ब्लड ऑक्सीजन ही नहीं कैरी कर पा रहा, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो खुद ही सोचें, सेल्स क्या ऑक्सीजन ही मिलेगी तो सेल्स क्या एटीपी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सही हो गया। सेल अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। आखिरी है कि इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब कि ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी में इसका क्या असर है स्मोकिंग का। स्मोकिंग ने क्या करना है, आपकी जो लेग्स की आर्टरीज़ है ना, उनको नैरो कर देना है। खुद ही सोचें, आपकी ख़ास तौर पर लेग्स की कौन सी आर्टरीज़ थी, फेमरल आर्टरीज़। ये देखें, लेग्स की फेमरल आर्टरीज़ है ना, इनको नैरो कर देना है। जब पहले इतनी थी मान लो, अभी जब नैरो हो जाएंगी ना, तो ब्लड फ्लो टुवार्ड लेग्स की तरफ ब्लड फ्लो नहीं सही जाएगा। टांगों में से तरीके से ब्लड नहीं जाएगा तो पेशेंट की टांगें शदीद दर्द होती रहती हैं। ठीक है, थोड़ा सा चलने से टांगें दर्द हो जाती हैं, तो ये सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्मोकिंग ने क्या करना है, कंट्रीब्यूट्स टू, अपना हिस्सा डालना है। कैसे? आर्टरीज़ को नैरो करना है जो लेग्स के अंदर ख़ास तौर पर मौजूद है। कैसे नैरो करना है? ऐसे ही नैरो करना है, ऐसे ही एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बना के। स्मोकिंग ने जाना है जाके आपके एंडोथेलियम को डैमेज करना है। एंडोथेलियम डैमेज हो जाएगी, तो जब एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है तो आपके वहाँ पे प्लेक कोलेस्ट्रॉल आके जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। वो प्लेक रप्चर हो सकता है, जिससे क्लोट बन सकता है, जिससे वो ब्लड वेसल देखिए कितनी नैरो हो गई है, नैरो हो गई है ना। तो जब लेग्स की आर्टरीज़ नैरो हो जाएंगी, लेग्स के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा। अब हार्ट को लगता है कि शायद ना टांगों में ब्लड इसलिए नहीं सही जा रहा, शायद मैं सही ब्लड नहीं पंप कर पा रहा। हार्ट बेचारा सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है। हार्ट को लगता है शायद मैं सही ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है ना, जिसकी वजह से लेग्स में सही ब्लड नहीं जा रहा और पेशेंट की टांगों में दर्द वगैरह हो रहा है। तो हार्ट कहता है मैं और ब्लड पंप करता हूँ। तो जब हार्ट और ब्लड पंप करेगा तो अल्टीमेटली जो सारा प्रेशर है, जो सारा स्ट्रेन है, जो सारा दबाव है, वो हार्ट के ऊपर आके पड़ेगा। सही है। तो पहले हार्ट मान लो ब्लड पंप कर रहा था 1 मिनट में 70 बार, अब हार्ट कहेगा नहीं भाई टांगों में सही ब्लड नहीं जा रहा, तो मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए, शायद मेरी गलती है, मेरी वजह से ब्लड सही तरीके से टांगों में नहीं जा रहा। तो हार्ट रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ट रेट मान लो 110 हो गया, तो खुद ही सोचें 110 बार अब दिल ने 1 मिनट में धड़कना है। तो क्या जब इतनी बार धड़केगा तो क्या हार्ट अल्टीमेटली इन द एंड इतना हाई प्रेशर जब आप हार्ट पे डालोगे तो हार्ट बेचारा फेल हो जाएगा। वो कहेगा बस भाई मेरी बस हो गई, मैं और नहीं काम कर सकता। तो इस तरीके से ही सारा काम चल रहा होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, ये सारा वही है जो यहाँ पे है। तो बेहतर है कि आप ये टेक्स्ट बुक वाला लिखें जो टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। ये 6 पॉइंट्स आपने अच्छे से लिख देने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।